सो नाउ रेफेक्स इंडस्ट्रीज, अब देखिए यहाँ पर ना स्टॉक 532 का प्राइस चला है और हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्शन ये स्टॉक दिखा चुका है। तो अभी यहाँ पर Q2 के नंबर्स आ चुके हैं और Q2 के नंबर्स के बाद कहीं ना कहीं बॉटम बनने का अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेफेक्स जो है वो रेफ्रिजरेंट जो गैसेस है उससे जानी जाती है। और यहाँ पर मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि रेवेन्यू ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, किसका कितना पोर्शन है ये पता होना चाहिए। तो अभी हम वही सब करने वाले हैं और समझने वाले हैं रेफेक्स इंडस्ट्रीज को क्या बॉटम बनने वाला है, क्या खरीदारी कर लेना चाहिए इसके अंदर। सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छे खासे गेन जो है वो इसने स्टॉक ने डिलीवर कर दिया। अगर आपने 2018 में भी अगर इसमें निवेश कर दिया था तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आपका वहां से कई गुना पैसा यहां पर बन चुका होगा। अभी स्टॉक का 928 के पास हाईएस्ट साइड का अगर आप देखें तो एक प्राइस है, वहां से डिप मिली है इस स्टॉक के अंदर। 532 पर चल रहा है स्टॉक और यहां पर अगर आप मोटा देखें तो यहां पर 40 से 45% के आसपास का करेक्शन हाईयर साइड से ये स्टॉक दे चुका है। तो अपने आप में एक मायने रखता है कि 40 से 50% के आसपास का करेक्शन, और ऐसे में तो इंटरेस्ट जगता ही है ऐसे स्टॉक को खरीदने का जिसका आगे मल्टी बैगर बनने का मौका हो। तो अभी अगर आप देखें तो यहां पर सितंबर के अंदर यहां पर 350 करोड़ की नेट सेल आपके सामने देखने को मिल रही है। और लगातार हमारी बात हुई थी जब 630 करोड़ का जो नेट सेल आई थी इनका फिगर मार्च वाले क्वार्टर यानी Q4 में, उसके बाद हमारी बातचीत हुई थी और मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वार्टर देखिएगा, जो कि बिल्कुल साफ सही बोला गया था उस वक्त। और यहां पर अगर आप देखें तो उस वक्त मैंने कहा था कि जिस तरीके से इनका रेफ्रिजरेंट का काम है, ठीक है ना, सर्विसेज का भी काम है और गैस का यहाँ पर जो है जो प्रोड्यूस करने का काम है वो यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर उसका रेवेन्यू ब्रेक डाउन करना पड़ेगा क्योंकि इनके अदर वर्क्स भी हैं और तब समझना पड़ेगा कि कितना ये कमाते हैं रेफ्रिजरेंट गैसेस से, क्योंकि हम वैल्यूएशन उस हिसाब से नाप रहे थे। सिंपल सी बात है यहाँ पर, तो वो हम देखें। और लगातार तीसरा क्वार्टर है अभी, लगातार नेट सेल डाउन गई है, यानी कि एक क्वार्टर जो ऐसा बेस्ट बैठा था इसके अंदर, उसके बाद लगातार क्वार्टर जो है वो धीमे ही पड़ गए। यानी कि एक जो बात हमने समझ में आ रही थी कि वन टाइम कहीं ना कहीं गेन हुआ है मार्च वाले क्वार्टर में, शायद वो सही है एकदम। और ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो अब 10% पर है। तो अभी आपके सामने ये Q2 के नंबर्स हैं और जरा आप ये देखिएगा कि यहां पर ना रेवेन्यू सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है और 3-4 सेगमेंट आते हैं इसके अंदर। एक्चुअल में अगर आप देखें बहुत सारी चीजों से ये पैसा कमाते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट का जो है ये कारोबार, रेफ्रिजरेंट गैस मैन्युफैक्चरिंग रिफिलिंग करते हैं और सेल्स भी करते हैं, इसके साथ सेल ऑफ सर्विस भी करते हैं, तो दोनों तरीके से है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर बहुत छोटा पोर्शन है, यही तो बात है। 12.95 करोड़ का कुल यहां पर जो नेट सेल आपको दिख रही है ना 350 करोड़ की, उसमें 12.95 करोड़ का सिर्फ रेफ्रिजरेंट का ही पोर्शन है और वो हमें लग रहा था पहले बहुत बड़ा। तो वो यहां पर ना करना जरूरी था, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अगर आपने कर लिया होगा तो आप बेनिफिट में रहे होगे। और ये एटलीस्ट यहां पर ये समझ में आ गया कि रेफ्रिजरेंट का जो नाम ले लेकर ये स्टॉक एक है ना पसंदीदा बना है सबका, एक्चुअल में उसका पोर्शन बहुत छोटा है। कोल एंड एस हैंडलिंग का बिजनेस जो है ना वो सबसे बड़ा है, ये सेगमेंट इनका सबसे बड़ा है। 309 करोड़ का जो टोटल इनकम है उससे हाथ लगता है, तो ये आपका सोलर पावर से ऑपरेशनली रिलेटेड एक्टिविटीज है उससे तो बहुत छोटा है, 2 करोड़ के आसपास का है कुछ। और यहां पर रेफ्रिजरेंट का 12 और सेल्स ऑफ सर्विसेज से 17 और अदर से 3, पावर ट्रेडिंग से 4, ये मतलब कुल मिलाकर इस कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो कोल्ड एंड एस हैंडलिंग का है, ना कि रेफ्रिजरेंट गैसेस का। ऑलमोस्ट रेफ्रिजरेंट गैसेस का बात करेंगे तो 5% का ही पोर्शन है कुल नेट सेल का। ऑलमोस्ट कुल पूरी की पूरी नेट सेल अगर आप देखेंगे तो उसमें 5% का ही अगर आप देखेंगे तो पोर्शन, यानी कि 5% वेटेज है इसका, ये आप समझिए। लेकिन फिर भी ये कोल ऐश और हैंडलिंग होता क्या है? देखिए जो कोयला होता है ना यहां पर जो जल जाता है उसकी जो राख है वो बड़ा डेंजरस होती है। जी हाँ, कोयला जो पावर जनरेशन का काम है कोल से जो होता है तो वहां पर ना कोल ऐश होता है। जब कोयला जल जाता है तो उसकी राख को कोल ऐश बोला जाता है और उसको ना आपका बिल्कुल अलग तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। उसको रिसाइकिल करना जरूरी है, अदरवाइज बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर होते हैं। सो दैट इसको ना रिसाइकिल करने का काम कहीं ना कहीं इनके पास है
और रिसाइकिल करने के बाद प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, राख को जो है वो प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, कंक्रीट या वॉल बोर्ड में चेंज कर दिया जाता है कोल एश को। तो इस तरीके से यहाँ पर ना हैंडल किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं डिस्पोज करने का, लेकिन इनका क्या है वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो कोल एश हैंडलिंग का जो वर्क है वो यही है कि कोयला जल जाए, राख का क्या करना है वो ये देखते हैं। तो अब यहाँ पर ना बिल्कुल ही सेगमेंट वाइज हमें ये समझ में आ गया कि भैया कितना पोर्शन है रेफ्रिजरेंट गैस का, वो हमें समझ में आ गया, और उसका बहुत छोटा पोर्शन है। आप भी इसके ऊपर स्टडी करिएगा। अगर कोई सोच रहा है खरीदारी करने की, किसी को इंटरेस्ट है, तो आप इस सबको स्टडी करने के बाद ही खरीदेगा। आप खरीद रहे होंगे रेफ्रिजरेंट के चक्कर में, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा वेटेज है वो कोल एश हैंडलिंग का है, और वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है, आसान काम नहीं है, ये भी अपने आप में बड़ा काम है। लेकिन रेफ्रिजरेंट से जानते हैं रेफेक्स को, ये इंपॉर्टेंट है। हम तो रेफ्रिजरेंट गैसेस की वजह से यहाँ पर जो है ना इसको जानते हैं, तो वो पोर्शन यहाँ पर छोटा दिख रहा है। तो वही बात है यहाँ पर। फिलहाल अगर आप देखें तो इसका पी रेशियो 9.50 है, लोएस्ट है, और इंडस्ट्री के कंपैरिजन 160.70 की बुक वैल्यू है। अब आप सोचेंगे कि काम पता चल गया तो क्या इसकी वैल्यू गिर जाएगी? नहीं, कोल एश हैंडलिंग का काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दुनिया के अंदर। इससे आप समझ गए होंगे कि पावर जनरेशन में कितना कोयला यूज किया जाता है, और उससे इनकी आय जो इतनी मोटी दिखाई दे रही है ना, वो हमें बता रहा है कि भैया काम टफ है, और टफ काम के ही इतने पैसे मिलते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जब ये मल्टी बैगर बन गया ना, तब भी इसके अंदर FIS DIS का पोर्शन जो है वो इतना बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ये आप बात समझिए, 0.41% होल्ड कर रहे हैं FIS लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, Q2 के हिसाब से 0.10% DIS होल्ड कर रहे हैं। प्रमोटर तो अपना होल्ड करेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर 46.16% होल्ड कर रहा है। तो FIS DIS का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है ना, वो इसी वजह से, शायद इसी वजह से नहीं देखने को मिल रहा है। तो वाकई में एक बार जब ऐसी कंपनीज जब मल्टीबैगर बन जाती है, तो मल्टीबैगर बनेगी या नहीं बनेगी ये तो बात की बात है। फिलहाल तो ये मल्टीबैगर स्टॉक ही है, क्योंकि अच्छा खासा 1-1.5 रुपए 2 रुपए के आसपास से चलना स्टार्ट किया। पैसे तो इसने बना के दिए, यहाँ से बनाएगा या नहीं बनाएगा ये तो बात की बात है। फिलहाल फंडामेंटल अगर आप देखें तो सस्ता है फिलहाल। और यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेंट की वजह से यहाँ पर जो है वो जाना जाता, तो वो एक ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मायूसी लेकर आता है कि उसका पोर्शन कम है, बस वही एक है। बाकी यहाँ पर देखें तो बॉटम कहीं ना कहीं बन सकता है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आप देखेंगे तो सभी तो दो मूविंग एवरेज गए इसके अंदर। 100 शायद एमआ बचा है मेरे ख्याल से, वो आपका शिफ्ट है 482 के आसपास आज के हिसाब से, राइट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना, इस जगह पर ये आपका बॉटम बना था। जब एक अच्छा खासा उछाल आया तो एक जगह पर ठहरा ये, और ठहरा तो यहाँ पर जो है सपोर्ट बनाए यहाँ पर जून से जुलाई के भीतर, तो वो बना है 482 पर, यानी कि 500 से 482 के भीतर कहीं ना कहीं इसका अच्छा खासा सपोर्ट बन जाना चाहिए, वहां से स्टॉक घूमना चाहिए। और अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं, 482 भी ब्रीच हो गया और इसके नीचे स्ट्रांगली चलना स्टार्ट कर दिया, तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावट आएगी। फिर क्या होगा? फिर ये अपने मूविंग एवरेजेस से सभी से नीचे चला जाएगा, तो वो फिर स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस पर ध्यान रखिए। बाकी जिसकी जैसी पसंद है, अगर आपने गैसेस के लिए देखा है तो भैया आप अपनी स्टडी करिए इसके ऊपर। फिलहाल तो ये दिख रहा है कि गैसेस का पोर्शन कम है, और अगर यहाँ पर जो है कुछ गलती हो रही है मुझसे यहाँ पर बताने में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको सुधार लेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर है। तो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।